नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में ख़त्म कर दें, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर एक वीडियो और बनाएंगे। पिछले दो वीडियो में हमने पहले वीडियो में छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास देखा था, दूसरे वीडियो में हमने मध्यकालीन इतिहास समझा था छत्तीसगढ़ का। अब हम आधुनिक इतिहास में आएंगे। आधुनिक इतिहास की मेन शुरुआत होती है 1857 के संग्राम से, 1857 के विप्लव से। और ये भी छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक होता है, चाहे वो वीर नारायण सिंह हो, चाहे वो हनुमान सिंह हो, चाहे उदयपुर का विद्रोह, चाहे अलग अलग क्षेत्रों का विद्रोह हो, उनको हम पढ़ते हैं। देखिए, राम कुमार बिहार से सीधा सीधा कथन उठा रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी राज 54 में स्थापित हुआ, तो सीधा वो कथन पूछ रहा है, तो इसलिए कथन देखते जाइएगा आप साथ साथ। इसका जो हाईलाइटेड वर्जन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। तो छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी राज 1854 ईस्वी में स्थापित हुआ। लोग उत्साहित नहीं थे, क्यों उत्साहित रहेंगे भाई। तो सोना खान के वीर नारायण सिंह, रायपुर के वीर हनुमान सिंह, संबलपुर के सुरेंद्र साय, धर्मजयगढ़ के शिवराज सिंह, ऐसे अलग अलग व्यक्तित्व थे जिनके साथ इतिहास से न्याय नहीं किया। मतलब जनरली क्या होता है, हम भारत में तो पढ़ते हैं मंगल पांडे, लेकिन हनुमान सिंह नहीं पढ़ते, वीर नारायण सिंह नहीं पढ़ते। तो ये छत्तीसगढ़ के वीर स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। और ऐसा नहीं था कि केवल विद्रोह हुआ, कुछ हमारे यहाँ के भी ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया, जैसा पूरे भारत में चल रहा था। जैसे रायगढ़ के राजा देवनाथ सिंह ने 57 के बलवे में अंग्रेजी सरकार को अच्छी सहायता पहुंचाई। इनका भी ध्यान रखना, जिन्होंने गद्दारी की थी या अपने राज्य को बचाने के लिए किए थे उस समय वो तो रायगढ़ के राजा देवनाथ सिंह, और उन्होंने संबलपुर के बागी सुरेंद्र साय और उदयपुर के शिवराज सिंह को उनके साथियों सहित पकड़कर अंग्रेज सरकार के पास भेज दिया। तो ये मतलब ऐसा काम किए थे कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको पकड़ के अंग्रेजों के पास भेज दिए थे। खैरागढ़ के लाल फत्तह सिंह ने 57 के बलवे के समय अपने अच्छे अच्छे सरदारों के साथ बहुत दिनों तक रायपुर में रहकर इलियट साहब कमिश्नर को सहायता पहुंचाई। ये दो जगह ध्यान रखना, एक जगह है रायगढ़, वहां के देवनाथ सिंह, और एक है खैरागढ़, उसके लाल फत्तह सिंह। तो कभी कथन में पूछ सकता है कि इन्होंने भी विद्रोह किया या इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मदद की, तो आपको सीधा सीधा बोलना है कि नहीं भाई, ये दोनों गद्दारी किए और अंग्रेजों की तरफ थे। और वही है कि जहाँ भी जनरली लेखक लिखते हैं कि भाई जैसे छत्तीसगढ़ में तो विद्रोह हुआ, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है ना जहाँ विद्रोह नहीं हुआ, तो उनको एक बेइज्जती लगती है कि जब पूरे भारत में विद्रोह हो रहा था तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमको बेइज्जती से बचा लिए कि यार छत्तीसगढ़ में तो हुआ था। तो सबसे पहले सुहागपुर क्षेत्र है। 15 अक्टूबर 57 को गुरूर सिंह रणमत तथा बंगल संबलपुर के अन्य जमींदारों के नेतृत्व में बहुत बड़ी संख्या में विद्रोही एकत्र हुए। लाइन से पूछता है सीधा, इसलिए थोड़ा सा ना साथ में पढ़ते जाइएगा कि 15 अक्टूबर 1857 गुरूर सिंह रणमत और संबलपुर के अन्य जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोही एकत्र हुए और उत्तर की ओर सोहागपुर तालुका में जाके घुस गए। अब जब ऐसा पता लगा कि भाई ये तो सोहागपुर में पहुंच गए हैं विद्रोही, रायपुर पहुंचा, तो अधिकारी चिंतित हो गए। तो रायपुर का जो डिप्टी कमिश्नर था उसने तैयारी की, उसने स्थानीय सैनिकों के साथ सुहागपुर की ओर प्रयास किया और राजद्रोहियों पर आक्रमण कर दिया। अब लड़ाई हुई, उसमें अंग्रेजी सेना के कुछ घुड़सवार सैनिक, कुछ घोड़े मारे गए, विद्रोहियों में से 17 पकड़ लिए गए। लेकिन क्या हुआ, विद्रोही ने ना उनको छुड़ा लिया, वो पकड़े, अब उनको रायपुर लाना था, रास्ते में फिर छुड़ा लिया। और इनका जो वास्तविक नेता था सतारा राजा के भूतपूर्व वकील रंगाजी बापू थे। तो ये ध्यान रखना कि पूछ सकता है कि सुहागपुर विद्रोह के नेता कौन थे, तो वो थे, ये भूतपूर्व वकील थे ना, कोई राजा आजा नहीं थे, रंगाजी बापू। ऐसा सोच लेना कि सुहाग की प्रतीक क्या होता है, रंग, लाल रंग, तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक, तो ऐसा कुछ भी याद रख लो। ये थे कि वे सदृढ़ स्थिति में थे, मतलब ये कितनी अच्छी स्थिति थी कि तुमको अंग्रेज आए, गिरफ्तार किए, तुम वापस ले लिए। तो ये उनकी स्थिति दिखाता है। उन्होंने रायपुर क्षेत्र के जमींदारों को भी सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया। ये पहला विद्रोह हो गया सुहागपुर का।
दूसरा है सोना खान के वीर नारायण सिंह का विद्रोह। ये बिंझवार जनजाति के थे, जो राम राय के पिता व स्वयं राम राय जो है, छोटी जमींदारी थी इनके पास। खालसा क्षेत्र के 300 से ऊपर गांवों को अपनी जमींदारी में जोड़ लिया था उन्होंने। मतलब जमींदारी जमींदारी है, क्योंकि छोटे थे तो आसपास लूटते रहते थे। 1819 ईस्वी पे आक्रमण करना आवश्यक हो गया। कैप्टन मैक्सन ने रायपुर में प्रस्तुत किया, जमींदारी तभी लौटाई गई जब उसने वचन दिया कि हड़पे हुए क्षेत्रों से वो हट जाएगा। मतलब देखो ये सब आसपास क्या है कि राम राय आक्रमण करते थे, हड़पते थे इलाके, वीर नारायण सिंह के पापा। तो फिर अंग्रेजों को लगा यार ये तो ज्यादा ही, फिर तो हमारे ऊपर हड़प लेंगे, लूटपाट कर देंगे। तो फिर वो क्या किए, उनको पकड़े, रायपुर में प्रस्तुत किए और बोले कि तुमको तुम्हारी जमींदारी सोना खान की तभी देंगे जब जितने इलाके तुम हड़पे हो वो सबसे पीछे हट जाओगे। तो राम राय बोले ठीक है भैया, मैं जो हड़पा हूँ वो छोड़ देता हूँ, अपने जमींदारी में सोना खान में आराम से रहता हूँ। और वो आराम से रहे। जमींदारी जो है वार्षिक कर से मुक्त थी। जमींदार प्राचीन वंश का था, मगर उसकी जमींदारी पहाड़ी जंगली थे, 12 गांव से अधिक नहीं थे। मतलब बहुत छोटी जमींदारी थी, ये आप समझ सकते हो। 12 से अधिक गांव नहीं थे, 300 रुपये आय थी, तो कोई मतलब बहुत ऐसा नहीं था। और एक अपन पिछले मध्यकालीन इतिहास में भी पढ़े थे कि इनके एक बिसैया ठाकुर थे, उनको कलचुरी नरेश बाहरेन साय ने जमींदारी दी थी कि वो, क्योंकि सेना सैन्य सेवा के बदले कि जाके तुम ये जमींदारी देखो। तो तीन सवाल आ सकते हैं, एक जमींदारी किसने दी, तो कलचुरी राजा बाहरेन साय ने दी। किसको दी, बिसैया ठाकुर को दी। राम राय बाद में बने, राम राय आसपास लूटपाट कर रहे थे, अंग्रेज पकड़े, बुलाए, उनको पेश किए, तो बोले भाई जो लूटा पाटा हूँ वो दे देता हूँ, अब मैं शांति से रहूंगा। अब करार इन लोग नहीं पटाते थे, इतना पैसा ही नहीं था कि कर बटाए। अब वीर नारायण सिंह की बात आती है। तो 35 साल के थे, 1835 ईस्वी में उन्होंने खरौद के देवना मिश्रा, पूरा नाम कुछ और होगा, की हत्या कर दी। मिश्रा पर आरोप था कि उसने नारायण सिंह का अपमान किया था। तो ये अपमान किए खरावत के, तो उनकी हत्या कर दी है। जांच आँच हुई लेकिन ऐसा हटाया नहीं। फिर क्या हुआ कि माखन बनिया था। देखो 1856 में क्या हुआ, अकाल पड़ा। तो खरौद का जो माखन बनिया था, उनसे मंगे वो जाके कि यार अपना जो अनाज अनाज है वो दे दो। तो मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा काल में। तो उन्होंने क्या किया, उसका अनाज जो है लूट लिया और उसको गरीबों को बांट दिया। जबरन लूट लिया। अब उसके खिलाफ शिकायत गई, मतलब माखन बनिया ने वीर नारायण सिंह के खिलाफ शिकायत की। तो जो डिप्टी कमिश्नर था उसने कार्यवाही की, पुलिस को भेजा, और पुलिस दल ने वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मतलब ऐसा मत समझना कि बहुत बड़े, बिल्कुल बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़े राजा है, पुलिस आ रही और गिरफ्तार कर रही, मतलब छोटी जमींदारी थी। ये अपने दिमाग में रखना। नारायण सिंह द्वारा लूटे गए अनाज की क्षतिपूर्ति के रूप में माखन सिंह को 1377 रुपये 8 आना दिए गए, अलग अलग है। और उसके बाद उनको जेल में डाल दिए। लेकिन जब विद्रोह चालू हुआ 1857 का, तो वो जेल से फिर रिहा, मतलब जेल से भाग गए। जेल में सुरंग खोदकर अपने 3 और कैदियों के साथ भाग निकले। अब जो लेफ्टिनेंट स्मिथ है वो उनको गिरफ्तार करने भेजा। उनके साथ लेफ्टिनेंट नेपियर भी आया। तो ये दो का नाम याद रखना कि कौन वीर नारायण सिंह से जुड़े हैं, एक लेफ्टिनेंट स्मिथ और एक लेफ्टिनेंट नेपियर। तो वीर नारायण सिंह आके अपने सोना खान आए। तो देवरी का जो जमींदार था, महाराज था ये। मतलब दोनों की जानते हो, छोटे छोटे जमींदारी, छोटे छोटे गांव आपस में बनती नहीं। तो देवरी का जमींदार अंग्रेजों की सहायता किया स्मिथ के खिलाफ। मतलब स्मिथ को सहायता दिया वीर नारायण सिंह के खिलाफ। और मतलब ऐसी स्थिति थी कि वो आए अपने इलाके में बढ़िया से रहे, सेना इना इकट्ठा की, उनको पता था कि अंग्रेज फिर आएंगे। तो अपना किला इला बंदी कर रहे थे। तो जो देवरी का जमींदार है वो सब बता दिया कि यहाँ ऐसा है, ऐसे जाओ वैसे जाओ, वे भीषण वाला काम। और आग आग लगा दिए। तो उससे फिर ये आत्मसमर्पण कर लिए।
मतलब समझ लो इनकी पारिवारिक लड़ाई थी वीर नारायण सिंह से। तो नारायण सिंह अपने बेटे गोविंद सिंह परिवार के अन्य सदस्यों को सामान के साथ सोना खान से बाहर सुरक्षित स्थान पे देख लिया। मतलब जो मेन लोग थे उनके, उनको सुरक्षित स्थान पे बेटों को परिवार को भेज दिया। उसके बाद फिर वो तैयारी चालू कर दी लड़ाई की। 1 दिसंबर को स्मिथ सोना खान पहुंचा और सोना खान गांव में आग लगवा दिया, तो पूरा भय का वातावरण हो गया। 2 दिसंबर को स्मिथ जब लड़ाई की तैयारी कर रहा था तो वीर नारायण सिंह ने सहायक के साथ उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सूचित किया कि साथ देने वाले 500 लोगों को उनके घरों में भेज चुके हैं। तो ये दिखाता है समर्पण इसलिए किया कि उनको लगा कि भाई प्रजा फालतू, उनके कारण फिर उतने जनता मरती, उतना मतलब जन घर में आग लगा दिया, बाकी चीजें किया, तो उनको लगा कि भाई मैं समर्पण कर देता हूँ, क्यों फालतू जनता को तकलीफ दूं। फिर 2 दिसंबर को आत्मसमर्पण किए, उनके ऊपर अभियोग लगाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और कब फांसी दी गई? 10 दिसंबर 1857 ईस्वी को फांसी पे लटका दिया गया और 1857 के प्रथम शहीद थे। अटंगी के कामदार त्रिलोक साय और कामसाय, देवरी जमींदारी के तुकाराम, शिवरी नारायण के बाला पुजारी, जो जो इनके खिलाफ मदद किए थे ना, उनको लाभान्वित किए अंग्रेज की, भाई तुम हमारी मदद किए। देवरी जमींदार महाराज साय को सोना खान की जमींदारी का स्थायी तौर पर अधिकार दे दिया। देवरी वाले को वही था ना कि वीर नारायण सिंह चल देगा तो फिर मैं, मेरे को मिल जाएगा सोना खान, इसीलिए वो उनके खिलाफ काम किया। अब वो जो बेटे को भेज दिए थे ना सुरक्षित जगह कि भाई मैं देख रहा हूँ तू जा, तो जो उनका बेटा था नारायण सिंह के बेटे गोविंद सिंह, वो सुरेंद्र साय जो संबलपुर के विद्रोही थे उनके साथ मिलके महाराज साय की हत्या कर दी है। तो वही कि भाई तुम मेरे पापा को मरवाए तो मैं तुमको मारूंगा। अगले हैं वीर हनुमान सिंह। वीर हनुमान सिंह छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहा जाता है, सैन्य विद्रोह किए। और वे ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो पकड़े गए ना तो मारे जा सके, मतलब अंग्रेज उनको पकड़ ही नहीं पाए। मतलब समझो रायपुर की स्थिति महत्वपूर्ण थी तो नागपुर से यहाँ एक सैन्य टुकड़ी भेजी गई थी, इसी में मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह भी थे, बैसवाड़ा के राजपूत थे। और उन्होंने 18 जनवरी 1858 को सार्जेंट मेजर सिडवेल को उसके ही कमरे में तलवार के 9 वार कर मार डाला। समझ रहे? मेजर सिडवेल जो था उसके कमरे में गए, तलवार लेके भाए 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 मारे, 9 बार, मर गया। और जब मर गया तो जाके प्रचार किया कि भाई मैं उसको मार दिया, अब मेरे साथ विद्रोह में शामिल हो जाओ। लेकिन जो अधिकांश सैनिक थे वो इनके साथ विद्रोह में शामिल नहीं हुए, ये दुर्भाग्य था। शिविर के अंग्रेज अधिकारी नियंत्रण स्थापित कर लिए, विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन हनुमान सिंह उनमें उनको नहीं मिले। तो समझो ये भी माना जाता है कि वीर नारायण सिंह की फांसी का भी इस पे प्रभाव था। उसके फिर समझो वो 10 दिसंबर को फांसी हुई, 18 जनवरी को ये ऐसा कर दिए। फिर एक और घटना मिलती है कि जब उधर से तो निकल गए, हनुमान सिंह नहीं मिले, जो डिप्टी कमिश्नर था इलियट, उसके कमरे में ऐसा पता लगा कि कोई व्यक्ति घुसने का प्रयास किया, इलियट को मारने का प्रयास किया, और उसकी जो शकल सूरत थी वो वीर हनुमान सिंह जैसी ही थी। तो इसमें उनको सफलता नहीं मिली। इस विद्रोह में जो 17 लोग शामिल थे उनको फांसी पे लटका दिया गया। सॉरी, सर्दी है इसलिए आवाज जो आप लोग बोल रहे हैं ना, दो कारण है, एक तो माइक का कुछ होगा भी, तबीयत थोड़ा सा वो है, इसीलिए वीडियो भी नहीं ला पा रहा हूँ भाई ज़्यादा। तो मतलब कोशिश रहेगी जितना ला सके। सैनिक अधिकारियों के सामने 22 जनवरी को इनको फांसी दे दी गई। फिर नाम है कुछ जैसे गाजीदार, हवलदार, अब्दुल हयात गोलंदाज, मतलब सभी धर्मों के लोग थे, ऐसा नहीं कि एक ही धर्म के लोग थे। और अगर सोचो इलियट के यहाँ घुस गए थे हनुमान सिंह, अगर बंगले के अंदर जाके इलियट को भी मार देते तो और बड़ी चीज हो जाती ना, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। इनके लिए 500 का इनाम घोषित किया गया, लेकिन इनको नहीं पकड़ पाया गया। फिर अगला विद्रोह जो हुआ उसका नाम था उदयपुर का विद्रोह। ऐसा समझो उदय होता है सूर्य, सूर्य के
उगने से लोगों का कल्याण होता है। तो उदयपुर विद्रोह के नेता थे कल्याण, यहीं पे होगा कल्याण सिंह। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित उदयपुर रियासत छत्तीसगढ़ बरस सरगुजा रियासत में थी। छत्तीसगढ़ में बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में इसको शामिल कर दिया गया था, और उड़ीसा उधर, संबलपुर उधर दे दिए थे। कल्याण सिंह वहाँ के राजा थे जो सरगुजा के माध्यम से टकोली देते थे। 1852 में तत्कालीन राजा कल्याण सिंह, उनके भाई शिवराज सिंह, धीरज सिंह पर मानव वध का मामला चलाया गया और उन्हें दंड दे दिया गया। 57 के विद्रोह से 5 साल पहले जो कल्याण सिंह थे, शिवराज सिंह थे, धीरज सिंह थे, इनके ऊपर मानव वध का मामला चलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से रांची पास पड़ता है, तो रांची के जेल में उनको भेज दिए। जब 57 की क्रांति हुई तो इन लोग जेल से फरार हो गए। कल्याण सिंह, धीरज सिंह, शिवराज सिंह जेल से निकले, उदयपुर आ गए। तो अंग्रेजों द्वारा जो शासन के लिए करता था वो तहसीलदार भाग खड़ा हुआ। सरकारी खजाने का जो 500 रुपये है इनके हाथ आया। स्थानीय जो छोटे जमींदार हैं, गौटिया हैं, लोगों ने राज परिवार के इन सदस्यों को मान्यता दी, और उदयपुर के इन वीर सपूतों ने अंग्रेजों के से सभी संबंध तोड़ दिए। मतलब समझ लो, ये वापस आए, अंग्रेज वहां तहसीलदार नियुक्त किए, वो भाग गया। सरकारी खजाने में 500 रुपये था, उसको ये ले लिए, और अंग्रेजों से अपने सभी संबंध तोड़ दिए। उनको था कि अब हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो मैं वही बोला था ना, रायगढ़ वाला जो देवनाथ सिंह था, तो अंग्रेजों ने उनसे अनुरोध किया कि भाई आप मदद करो। लेकिन फिर वो जो देवनाथ सिंह था वो फिर वह इंटरफेयर किया। श्री डेटन ने घोषणा द्वारा उदयपुर की जनता को चेतावनी दी कि अगर आप किसी और को राजस्व भुगतान करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। कल्याण सिंह सफल हो गए, अधिक दिनों तक सत्ता सुख नहीं हुए। उन वो और उनके भाई धीरज सिंह की स्वाभाविक मृत्यु हो गई। मतलब देखो, तीन थे, कल्याण सिंह, धीरज सिंह और शिवराज सिंह। तो उनकी मृत्यु हो गई, धीरज सिंह की मृत्यु हो गई। शिवराज सिंह जो राजा बने वो शासन करते रहे। रायगढ़ राजा अन्य लोगों की सलाह व सहायता से पकड़े गए, मुकदमा चला और अंडमान में कारावास हुई। तो ये कहानी थी कि ये 57 की क्रांति में ये जो तीन भाई थे, कल्याण सिंह, धीरज सिंह और शिवराज सिंह, ये वापस आए अपने उदयपुर। वहाँ जो अंग्रेजी अधिकारी था उसको भगा दिए, वहाँ का खजाना जाना लूट लिए। अंग्रेज बोले कि इनको करर मत पटाना, लेकिन वो आराम से शासन किए। लेकिन फिर कल्याण सिंह की मृत्यु हो गई, धीरज सिंह की मृत्यु हो गई, शिवराज सिंह राजा बने। 1859 में जो रायगढ़ है और अन्य लोगों की सलाह से, अन्य लोगों की गद्दारी से वो पकड़े गए। पकड़ने के बाद उनको अंडमान में सजा हुई। ये कहानी है कल्याणपुर के विद्रोह की। तो इस टाइप का कथन आता है सीधा सीधा कि भाई इनको फांसी हुई, इनको सजा हुई। अब हनुमान सिंह को फांसी हुई बोलेंगे तो पता रखना है कि उनको नहीं पकड़ पाए। जैसे शिवराज सिंह, तो इनको अंडमान हुआ, फांसी बोल देंगे तो भी गलत है। अब हम समझते हैं इकाई 4 जो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागरण की बात करता है। शुरू में तो भूमिका है कि आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजी राज्य का विरोध ठीक ठाक हुआ। छत्तीसगढ़ में 14 देसी रियासतें थी, ये भी आपको पता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 1885 में बन गई थी, लेकिन मध्य प्रांत तथा बरार छत्तीसगढ़ भी इसी के अंतर्गत आता था। में जागृति के लक्षण 1903 ईस्वी में उस समय दिखाई पड़े जब नागपुर में प्रथम राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया। ऐसे सीधा कथन बोल सकता है कि भाई मध्य प्रांत और बरार में जागृति के लक्षण 1903 में उस समय दिखाई पड़े जब नागपुर में पहला राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद दूसरा सम्मेलन 1906 में जबलपुर में हुआ और तीसरा 1907 में रायपुर में किया गया। तो ये हमारा कौन सा सम्मेलन है? राजनैतिक सम्मेलन, जो राज्य का सम्मेलन है। और कांग्रेस का अधिवेशन तो हो ही रहा है। तो 91 में जब कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ, तो नागपुर हमारे यहाँ से पास है, तो इससे भी छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक चेतना जगी। अब उधर बंगाल अंगाल में हो रहा है तो कहाँ हमको पता लगेगा, लेकिन नागपुर के कारण छत्तीसगढ़ की राजनीतिक चेतना जगी।
इसमें लिखा है कि किसी की भागीदारी नहीं रही, कहीं कहीं मिलता भी है, लेकिन भाई ये है तो है, इससे बड़ा तो अपन कुछ मान नहीं सकते। सन 1905 का वर्ष बंग भंग के कारण राष्ट्रीय जागरण का रहा। बंग भंग के समय संपूर्ण देश में जो क्रांति की लहर फैली, उसमें बिलासपुर जिले में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व ताराचंद्र ने किया। तो इस टाइप के फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जब बंग भंग आंदोलन हुआ, मतलब बंगाल विभाजन हुआ, तो बिलासपुर में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो बिलासपुर में जिसने नेतृत्व किया उनका नाम था ताराचंद्र। जिले में राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम कार्यकर्ता होने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। तो प्रथम कार्यकर्ता जिले के ताराचंद्र, ऐसा समझो कि तारा सबसे पहले आए होंगे ना, फिर पृथ्वी पृथ्वी बनी होगी, तो ऐसे ताराचंद याद रखना। 1906 ईस्वी में रायपुर शहर में कांग्रेस की एक शाखा स्थापित हुई और बैरिस्टर सीएम ठक्कर का उल्लेखनीय योगदान रहा। तो कांग्रेस की शाखा बनी 1906 में। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रयास करने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा पहले व्यक्ति थे। तो इस टाइप का कथन आए तो आपको गलत नहीं मानना है, लिखा है भाई। तो प्रयास करने वाले सुंदरलाल शर्मा थे, चेतना जगाने का। राजिम के निकट चमसूर नामक गांव में उनका जन्म हुआ। 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बनने वाले पहले छत्तीसगढ़िया थे। ये भी इसमें लिखा है। इन्होंने सुमित्र मंडल की स्थापना की और अंचल में राजनीतिक जागृति लाने का प्रयास किया। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में सम्मिलित हुए और उन्होंने सूरत की फूट को अपने आंखों से देखा। सुंदरलाल शर्मा सूरत अधिवेशन में जाते हैं, देखते हैं कि कैसे कांग्रेस टूट रही फूट रही, और इन्होंने छत्तीसगढ़ी में लिखा भी, छत्तीसगढ़ी दान लीला, महत्वपूर्ण प्रकाशन था। रायपुर में कांग्रेस के दोनों विचारधाराओं के लोग थे। डॉक्टर हरि सिंह गौर राय बहादुर, देवेंद्र नाथ चौधरी, बैरिस्टर सीए ठक्कर नरम विचारधारा वाले थे। अब दो विचारधारा थी, एक नरम दल था, एक गरम दल था। तो हरि सिंह गौर, राय बहादुर, देवेंद्र नाथ चौधरी, सीएम ठक्कर, ये थे गरम, सॉरी ये थे नरम, मतलब उदारवादी वाले थे, प्रेम से बात करने वाले थे। गरम थे रविशंकर शुक्ला, वामन राव लाखे, ठाकुर हनुमान सिंह, लक्ष्मण राव उदगीरकर, ये गरम दल वाले थे, तिलक गुट के। रायपुर के टाउन हॉल में 29 मार्च 1907 को प्रांतीय सम्मेलन हुआ। तो प्रांतीय सम्मेलन अपन देखे ना 1907 में रायपुर में हुआ। तो पहले वहां विभाजन का एक माहौल तो चल ही रहा था, तो रायपुर के टाउन हॉल में हुआ सम्मेलन। गरम दल में माधवराव सप्रे भी थे, उन्होंने तिलक की केसरी का अनुवाद भी किया था। 8-9 में लोकमान्य तिलक और अरविंद के लेखों और भाषणों के छापने पर सरकार ने मुकदमे चलाए। माधवराव सप्रे द्वारा क्षमा याचना कर जेल से मुक्त होने की घटना ने, जीवन में मुक्त होने की घटना ने प्रदेश के जीवन में पर्याप्त निराशा। क्या हुआ कि माधवराव सप्रे जी ने तिलक के जो लेख थे उनको प्रकाशित किया हिंदी में, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जनरली ये ट्रेंड था कि अगर गिरफ्तार हो गए तो फिर माफी नहीं मांगते थे लोग, तो ठीक है गिरफ्तार कर लिए तो हम जेल में रहेंगे। माधवराव सप्रे जी ने माफी मांग ली, माफी मांगे तो एक निराशा आ गई कि यार ये तो गलत हुआ। सप्रे जी को भी बाद में पछतावा और रायपुर में एकांत निवास करने लगे, लेकिन फिर भी उनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। फिर छत्तीसगढ़ के साहित्यकार पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडे भी राष्ट्रीय विचारधारा से उत्प्रोत थे, स्वदेशी के समर्थक थे। इनके पिता जो है, इनके साथ वो कलकत्ता अधिवेशन में भी गए थे। उन्होंने राष्ट्रीय विचारधारा कविताएं लिखी। 1914 में मेवाड़ गाथा की रचना, देखो यही पूछेगा, जैसे लोचन प्रसाद पांडे की रचना क्या है, मेवाड़ गाथा। पहली चीज ये इनका फैक्ट, दूसरा फैक्ट ये कि कलकत्ता अधिवेशन में भी गए थे, तो ये ध्यान रखना। तो एक एक नेता के बारे में इस टाइप का कथन वाला पूछ सकता है। पंडित रविशंकर शुक्ला नागपुर में अध्ययनरत थे, और उस समय तिलक समझ लो नागपुर में तिलक का ही ठीक ठाक था। 1907 में इन्होंने राजनांदगांव से वकालत प्रारंभ की, गरम दल के व्यक्ति थे। 1915 के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बंबई में वे शामिल हुए और जोश उत्साह के साथ कांग्रेस में वो भाग लिए।
अब बस्तर विद्रोह आ गया। तो मतलब वो कालक्रम चल रहा है कि 1905-6, तो बस्तर 1910 ईस्वी का विद्रोह हुआ। राज परिवार के लाल कलिंदर सिंह स्वयं के प्रति ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से उद्वेलित थे। लाल कलिंदर सिंह क्या थे? राज परिवार के थे। ब्रिटेन वाले या अंग्रेज इनको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे, उपेक्षा कर रहे थे। इसके अलावा आदिवासियों ने जब वनों का आरक्षण, नई स्कूलों के खोले जाने, सड़क बनी, बेगार हुआ, शराब ठेकेदारों का शोषण, ये सब कथा जब इनको बताई लाल कलिंदर जी को, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो अंग्रेजों से लड़ाई ही करना जरूरी है। तो शक्तिशाली अंग्रेजों से आदिवासियों की ये लड़ाई शीशे और पत्थर की लड़ाई थी। और भाई शीशे और पत्थर में चूर चूर तो शीशे को ही होना है। तो सैकड़ों अंग्रेजी सेना के जवान बस्तर पहुंचे, गोलीबारी हुई, 39 आदिवासी मारे गए। और महीनों के बाद बस्तर में अंग्रेज विद्रोह का समन कर सके। आदिवासी नेता गुंडाधुर मेन नेता था, गुंडाधुर, फिर देवरी धूर, सुक्ता ढाकड़ आदि ने भी अंग्रेजी राज का सशक्त संघर्ष किया। धुरवा जनजाति के थे गुंडाधुर, तो इन लोग मेन विद्रोह किए। फिर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग काम किए। जैसे राजनांदगांव अगर आपको ध्यान रखना है तो ठाकुर प्यारेलाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और उनके सहायक थे शिवलाल मास्टर और शंकर खरे। तो ठाकुर प्यारेलाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे 1909 में ठाकुर प्यारेलाल ने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। पुस्तकालय मतलब लोग वहाँ पे बैठेंगे, राजनैतिक गतिविधियां करेंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण उनका योगदान था। छविराम चौबे, गज्जूराम शर्मा राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने में सहायक थे। बिलासपुर क्षेत्र से बैरिस्टर छेदीलाल राघवेंद्र राव ये सक्रिय थे। तो आपको एक एरिया पता रहना चाहिए कि प्यारेलाल यहाँ काम कर रहे हैं राजनांदगांव में, बिलासपुर में छेदीलाल राघवेंद्र राव काम कर रहे हैं। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन मतलब ये तिलक और एनी बेसेंट का आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था कि भारत को मतलब वो मिलना चाहिए, डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत भारत वालों को अधिकार मिलना चाहिए। तो अलग अलग एरिया में ये फैला। तो छत्तीसगढ़ में जो तिलक की होम रूल थी, दोनों एरिया बांट लिए थे। एनी बेसेंट का अलग एरिया था, तिलक का अपना एरिया था। तो छत्तीसगढ़ तिलक के एरिया में आता था। तो तिलक ने जो होम रूल नामक नई संस्था की स्थापना की, उसमें छत्तीसगढ़ के जो भी नेता थे प्रमुख, उन्होंने उसमें भाग लिया। नवीन लोग क्या किए थे, एनी बेसेंट से मतभेद ना हो तो एरिया बांट लिए थे। तो जैसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो छत्तीसगढ़ का एरिया था, वो तिलक के रेंज में ही था। तो छत्तीसगढ़ वैसे भी तिलक के प्रशंसकों वाला एरिया था। तो छत्तीसगढ़ में भी 1915 में विभिन्न नगरों में ऑल इंडिया होम रूल लीग की शाखाएं खुल गई। रायपुर में 18 शाखाएं, दुर्ग में 11, बिलासपुर में 70। पर ये सदस्य बने, रायपुर में 18, दुर्ग में 11, बिलासपुर में 70। 1915 में बिलासपुर में लीग की एक शाखा स्थापित की गई। तो सबसे पहले तो सदस्य बने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में। अब बिलासपुर में ज़्यादा सदस्य हो सॉरी। तो बिलासपुर में ज़्यादा सदस्य हो गए, तो एक शाखा स्थापित हुई। फिर 15 में ही दुर्ग में भी लीग की स्थापना श्री घनश्याम गुप्त के प्रयासों से हुई। तो नाम ध्यान रखना, नाम ना सीधा पूछता है। तो दुर्ग में किसके प्रयास से हुई? घनश्याम सिंह गुप्त के प्रयास से। बिलासपुर में कुंज बिहारी अग्निहोत्री, गजाधर साव, गोविंद प्रसाद तिवारी, ये सब थे होम रूल लीग से जुड़े हुए नेता। के बाद कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ, इसमें गरम दल और नरम दल एक साथ आए। कांग्रेस मुस्लिम लीग एक साथ आई। जनवरी 17 में के प्रारंभ में जब तिलक कलकत्ता से नागपुर जा रहे थे, तो रास्ते में बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में अभूतपूर्व स्वागत हुआ। तो 17 में तिलक का स्वागत भी हुआ। ट्रेन से जा रहे थे तो रास्ते में स्वागत किया उनका। 5 नवंबर 16 को मध्य प्रांत की राजनीतिक परिषद की बैठक में एनी बेसेंट को आना था, लेकिन एनी बेसेंट क्या हो गई? नज़रबंद कर दी गई। अनेक होम रूल वादियों को गिरफ्तार किया गया। 26 अगस्त 1917 को रायपुर में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 26 अगस्त 1917 को, जिसमें अन्य प्रस्तावों के साथ साथ श्रीमती एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और वाडिया की नज़रबंदी का विरोध किया गया। मतलब इनको क्योंकि नज़रबंद कर दिया गया था होम रूल लीग वालों को, तो इसका विरोध किया गया कि भाई इनको नज़रबंद ना किया जाए।
पंडित रविशंकर शुक्ल, रामदयाल तिवारी, माधवराव सप्रे, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, लक्ष्मण उदगीरकर, इन्होंने गांव गांव में प्रचार किया होम रूल को सफल बनाने के लिए। फिर ये भी एक सवाल आता है कि धमतरी में 17-18 मई 1918 को तहसील स्तरीय सम्मेलन हुआ जिसमें स्वराज की मांग पर जोर दिया गया। फिर अब रॉलेट एक्ट का विरोध की बात आई। तो रॉलेट एक्ट का विरोध 21 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। कब किया गया? 21/3/1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इसमें ना वकील ना दलील की गुंजाइश रखी गई। रॉलेट एक्ट में था कि किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और उनको कोई सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ हड़ताल की बात की तो छत्तीसगढ़ में भी इस आह्वान का असर पड़ा। हर हड़ताल रखी गई, स्थान स्थान पर सभाएं की गई, कानून का विरोध किया गया। जैसे बिलासपुर में डॉक्टर शेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, शिव दुलारे मिश्र। तो नाम ध्यान रखना कि कहाँ कौन कर रहा है। तो बिलासपुर में जो पचरी घाट है ना, वहां से काले वस्त्र धारण करके रैली निकाली गई, पूरे शहर का भ्रमण की। तो बिलासपुर में ये काम हुआ, कानून के विरोध में नारे लगाए। उसके बाद फिर शनिचरी बाजार पहुंच के सभा हुई बढ़िया से। ये सवाल पिछली बार शायद पूछा है। रतनपुर के जो बाबा पुरुषोत्तम दास हैं ने बांध बनाने का कार्य कर रहे मजदूरों को काम बंद करने की अपील की, जो मानी गई। रतनपुर में उस समय बांध बन रहा था, खूटा घाट ही बनता रहा होगा। तो बोले कि यार मत बांध बनाओ, गलत चीज है, रॉलेट एक्ट है। तो मजदूर मान गए। तो मजदूरों ने हड़ताल कर दी। ये भी एक बड़ी घटना थी। तो पुरुषोत्तम दास जी का नाम ध्यान रखना। नाग राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में विरोध किया गया। राजिम में सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, इन्होंने विद्रोह किया। अब खिलाफत आंदोलन आता है। खिलाफत आंदोलन मतलब होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की हार गया था। तुर्की में खलीफा था, तुर्की में जो पूरी दुनिया के मुसलमान थे उनको लगा कि भाई अंग्रेज जो हमारे खलीफा है उनको हटा मत दें, खलीफा के साथ अच्छा व्यवहार करें। इसके लिए खिलाफत आंदोलन चालू हुआ, क्योंकि पूरे दुनिया के मुसलमान चाहते थे कि खलीफा के साथ अंग्रेज बुरा व्यवहार ना करें। अब जब मुसलमान आंदोलन कर रहे थे तो गांधी जी को लगा कि यार मतलब ये एक अच्छा अवसर है कि मुस्लिमों के साथ, क्योंकि कर तो वो अंग्रेजों का ही विरोध रहे, तो हम खिलाफत को समर्थन दे देते हैं, वो हमारे आज़ादी को समर्थन दे देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगी। तो खिलाफत आंदोलन उसी कारण छत्तीसगढ़ में भी आया। और फिर उन्होंने जो खिलाफत सम्मेलन किया उसमें गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया। तो अब खिलाफत आंदोलन पूरे देश में हुआ। खिलाफत समिति गठित हुई। 17 मार्च 1920 को रायपुर में आम सभा हुई जिसमें रक्षा की बात हुई। असगर अली ने हिंदुओं को मुसलमानों से सहानुभूति रखने के लिए धन्यवाद किया। तो रविशंकर शुक्ल ने कहा कि हम हिंदू मुसलमान नहीं रहे, अब हिंदुस्तानी है, जो कौमी एकता की बात करती है। तो रायपुर में कौन थे? असगर अली। बिलासपुर में समिति बनी जिसमें वजीर खां, अकबर खां, हाकिम अजमल खां, ऐसा समझो अकबर थे, अकबर के वजीर थे और अकबर के हाकिम थे। तो अकबर खां, वजीर खां, हाकिम अजमल खां ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। खपरगंज स्कूल की जनसभा में तुर्की के महल को मिटाने के दुष्परिणामों से सरकार को सचेत किया गया कि भाई मत करो ऐसा। ये खिलाफत हो गया। फिर बाद में क्या हुआ कि वहीं के जो कमाल पासा थे वो खुद खलीफा को हटा दिए। खिलाफत आंदोलन खुद खत्म हो गया कि भाई उसी देश के लोग हटा दिए तो अब हम क्या करें। और दिक्कत ये हुई कि जो मुस्लिम थे उस समय लड़ रहे थे खलीफा के लिए, वो देश के लिए नहीं लड़ रहे थे। कई लोग इसको राजनीतिक भूल भी मानते। तो जब खलीफा ही हट गया, खलीफा ही खत्म हो गया, तो आंदोलन से वापस हो गए। तो फिर राष्ट्रीय आंदोलन में फिर दंगे चालू हो गए। तो इसीलिए कुछ लोग इसको बोलते हैं कि धार्मिक मामले को जो जोड़ा गया, खिलाफत को या खलीफा को जोड़ा गया, वो गलती भी थी। जो भी है वो तो इतिहासकारों का काम है। आप लोग अभी तक देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे, तबीयत थोड़ा ज़्यादा बोलने में वो लग रहा है और ऐसी तबीयत है इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा करना भाई। कमेंट कर करके गुस्साना मत। और आवाज़ भी हो सकता है थोड़ा गूंजती हो, थोड़ा अजीब आती हो, तो उसके लिए भी माफ़ी। आप लोग देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करते रहा करो, अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के।